In this video, we will be covering this complete chapter of agriculture economics जिसमें हम फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन और रिसोर्स इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो इस सीरीज़ के 2-3 लेक्चर हमारे हो सकते हैं आगे आने वाले। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम देख रहे होंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या होता है। लाइक एज अ इंट्रोडक्शन हम इसका देखेंगे कि ये होता क्या है, फिर इसके लाइक इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इसके गोल्स क्या हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ पे चीज़ें देख रहे होंगे। तो फर्स्ट चीज़ में जो लिखी हुई है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये एक डिवीज़न है जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं। इट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन पैटर्न एंड द रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी, कि जो इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं मतलब उससे हमारा क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, और जो भी इनपुट्स हमने यूज़ करी हैं उसको हम कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। लाइक उसकी एफिशिएंसी कितनी है। लाइक अगर हम मान लो हमारे पास 5-6 इनपुट्स हैं तो हम कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस उसके यूज़ करेंगे हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट वहाँ पे निकल के आए। तो वो सारी जो बातें होती हैं वो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर, जिससे हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं हमारा जो फार्मर की इनकम है उसकी, उन सब चीज़ों को हम मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है, इट इज़ द अप्लाइड फील्ड ऑफ द साइंस वेयर इन द प्रिंसिपल ऑफ चॉइस, मतलब यहाँ पे हम चॉइस बनाते हैं। लाइक हमें क्या क्या चूज़ करना है जिससे हमारी आउटपुट क्या है, मैक्सिमम आए। सो दिस इज़ द साइंस जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ चॉइस हम अप्लाई करते हैं, जिसमें हम जो हमारे जो ये सब क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट, दीज 4 आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें हम लाइक क्या क्या चॉइसेस हम बनाएं जिससे हमारी जो फार्मिंग है वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे। इसका जो सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स का, प्रिंसिपल ऑफ रैशनल डिसीजन। यहाँ पे रैशनल डिसीजन, जिधर भी रैशनल वर्ड की बात आती है इकोनॉमिक्स में, रैशनल वर्ड का मतलब होता है कि अगर हम एज अ परस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर देख रहे हैं, या फिर एज अ परस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर या फिर फार्मर देखें, या फिर एज अ परस्पेक्टिव ऑफ जो उसको बाय कर रहा होता है वो कंज्यूमर होता है। फार्मर जो है मान लो यहाँ पे सेलर है, तो उसके सेलर जो सोच रहा होता है वो सोच रहा होता है कि जो चीज़ वो बेच रहा है उसको उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और उसे बनाने में उसका कॉस्ट कम आया हो। और जो कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर ऐसे सोच रहा होता है कि उसकी जो पैसे हैं वो कम लगें और जो उसका जो यूटिलिटी है उससे ज़्यादा मिले। यूटिलिटी उसकी मैक्सिमम, यूटिलिटी मतलब होता है कि जो हमें बेनिफिट मिल रहा होता है उस चीज़ को कंज्यूम करने से, दैट इज़ द यूटिलिटी, जो हमें हमारी लाइक डिज़ायर कितनी पूरी करी है वो चीज़। तो अगर हम रैशनल बिहेवियर का देखें तो दोनों बंदे अपनी जगह पे रैशनैलिटी अलग अलग होती है दोनों की। वो सोच रहा होता है उसके पैसे कम लगे, उसे बेनिफिट ज़्यादा, और इधर वाला जो प्रोडक्शन कर रहा है वो सोच रहा है कि उसकी इनपुट्स पे कम खर्चा आए, उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होती है। ये होता है रैशनल। तो इसमें हम बात कर रहे होते हैं प्रिंसिपल ऑफ रैशनल डिसीजंस की। इसमें हम बात कर रहे होते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी की, कि हम रिसोर्स को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करने, रिसोर्स का कम्बिनेशन हम कौन कौन सा बनाएं कि हमारी जो आउटपुट है वो मैक्सिमम, और रिसोर्स को हम एलोकेट कैसे करें। एलोकेशन का मतलब है लाइक आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, तो उसमें आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि आपको कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, किस में कितने इनपुट लगने हैं। तो आप कैसे चीज़ों को एलोकेट करें कि 2 एकड़ आपने इसमें दे दी, 1 एकड़ इसमें, 3 एकड़ इसमें, मतलब ऐसे करके आपने दी, और फिर इनपुट्स जिसमें कम लग रही हैं और प्रोडक्शन वहाँ पे मैक्सिमम आ रहा होता है, तो आप वो वाली चीज़ें वहाँ पे लगा रहे होते हो। तो दैट इज़ द रिसोर्स एलोकेशन, कि आपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया कि आपको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, और फिर आपने कैसे उन चीज़ों को मैनेज किया है। तो ये सारी बातें हैं, दिस इज दी सब्जेक्ट मैटर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर क्या हम टॉपिक्स तो देख रहे होते हैं, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो वर्ड है फैक्टर जिधर भी आएगा ना, इसमें फैक्टर का मतलब होता है इनपुट, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट। तो आप इसे इनपुट आउटपुट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे फैक्टर प्रोडक्ट बोलें, एक ही बात होती है। या फिर फैक्टर रिलेशनशिप मतलब इनपुट की कौन कौन सी रिलेशनशिप बनाई, या फिर प्रोडक्ट की कौन कौन सी रिलेशनशिप बन के हमें, मतलब ये वाला प्रोडक्ट अगर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों, तो दैट इज़ गिविंग अस मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। इसमें हम फार्म की साइज़ की, रिटर्न टू स्केल, क्रेडिट, रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, ये सारी बातें हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है इज़ देयर फॉर कंसर्न विद
any phenomena which have a bearing on the economic efficiency in the use of resources, and any agriculture problem that fall under the scope of resource allocation and marginal productivity analysis. अब यहाँ पे marginal word जिधर भी आएगा ना, उसका चीज़ आप एक समझ लेना कि marginal word का मतलब होता है एक यूनिट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से जो भी उसके ऊपर डिफरेंस आ रहा है, जो भी उसमें फ़र्क पड़ रहा है, दैट इज़ दी मार्जिनल। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात करिए तो प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है एक यूनिट ऐड या कम करने से इनपुट का, तो दैट इज़ दी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एनालिसिस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। हम इसमें बात करेंगे। इसके हमें गोल्स क्या है, इसके यहाँ पे दो चीज़। अगर हम एज अ इंडिविजुअल फार्म लेवल पे इसका गोल देखें तो दैट इज़ दी कि गाइडेंस प्रोवाइड करनी है इंडिविजुअल फार्मर्स को इन यूजिंग देयर दी रिसोर्स मोस्ट एफिशिएंटली। और अगर हम इसे नेशनल लेवल पे देखें तो हमें रैशनलाइज करना है यूज़ ऑफ रिसोर्स का फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इकॉनमी के लाइक हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो सारी मतलब इसमें हम एक बड़े लेवल की बात करें एंड इट जस्ट अबाउट दी इंडिविजुअल फार्मर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये डिटरमाइन कर देता है कंडीशंस विच प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये डिटरमाइन करता है एक्सटेंड टू विच द एग्जिस्टिंग यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डेविएट फ्रॉम द ऑप्टिमम यूज़। सी जो ये वर्ड्स हैं ना, ये एग्जिस्टिंग यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डेविएट कर रहे हैं ऑप्टिमम यूज़ से, मतलब किसी चीज़ की एफिशिएंसी तो इतनी है कि वो हमें इतना प्रोडक्शन दे सकता है, लेकिन हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ ना करके हम यहीं पे आ रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन सिर्फ इसी लेवल पे आ रहा है, लाइक वी आर मेजरिंग फ्रॉम द बॉटम एंड इट्स लाइक दैट कि ये 10 पॉइंट पे है, ये 15 पॉइंट पे है, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन 10 पॉइंट पे रह रहा है, 15 पॉइंट पे ये हो सकता था अगर मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन होता, पर हो नहीं रहा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डेविएशन ना, ये डिफरेंस है यहाँ पे। सो दिस द डेविएशन, इससे हमें ये पता चल रहा है कि डिफरेंस कितना है। दिस इज डेविएटिंग फ्रॉम द ऑप्टिमम यूज़ एंड टू एनालाइज द फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पैटर्न एंड रिसोर्स यूज़। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि मीन्स एंड मेथड क्या है, जो कि हम इसको चेंजिंग द एग्जिस्टिंग यूज़ ऑफ रिसोर्स टू द ऑप्टिमम, मतलब कैसे हम फिर उसे ये जो डिफरेंस है उसको हम कम कर दें कि हमारा जो अब जो प्रोडक्शन आ रहा है वो ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाए। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, सो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस। नाउ हम इसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो कि अगर आपको पता होगी तो फिर आपको समझने में चीज़ें आसानी रहेंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर टर्मिनोलॉजी बहुत मैटर करती है। जैसे रैशनैलिटी है, अगर आपको पता नहीं था रैशनल क्या क्या मतलब है तो फिर नहीं है उसमें समझ आएगा ना कि रैशनल तो कुछ और भी मतलब होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट। सो द फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ द फार्म। कि फार्म क्या होता है? फार्म क्या होता है? एक पीस ऑफ लैंड होता है जिधर पे क्रॉप्स या फिर लाइफ स्टॉक मतलब जो भी फिशरी की यूनिट आप लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें जो कि एक सिंगल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं और इसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ स्पेसिफिक बाउंड्री। अब यहाँ पे एक फर्म की बात करिए, दिस इज जस्ट सिंपली फार्म, ओके, एंड दिस द फर्म। तो ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक यूनिट है विच रन अंडर वन मैनेजमेंट। अब अगर आप फर्म की बात करोगे ना तो इसमें एक ही चीज़, लाइक इकोनॉमिक यूनिट, फार्म में तो बहुत सारे यूनिट आप लगा सकते हो, फर्म के अंदर वो एक यूनिट होता है। लैंड होल्डिंग की बात करें तो लैंड होल्डिंग में आते हैं कि कितना एरिया ओन्ड है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर कि जॉइंट फैमिली के द्वारा, चाहे तो वो कल्टीवेटेड हो या फिर वो रेंटेड आउट हो। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, रेंटेड आउट या फिर रेंटेड इन। रेंटेड आउट का मतलब है कि आपने किसी दूसरे को रेंट पे दिया है वो चीज़, और रेंटेड इन का मतलब कि आपने किसी दूसरे से लिया है। रेंट आउट मतलब ठेके पे देना बोल सकते हो, रेंट इन मतलब ठेके पे लेना बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड होल्डिंग की बात अगर हम करें तो दिस इज़ दी ओन्ड लैंड बाय द फैमिली या फिर एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर रेंटेड आउट जो हुई हो। लेकिन यहाँ पे दूसरा वर्ड आएगा ऑपरेशनल होल्डिंग। ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब है कि जो लैंड है वो सिंगल मैनेजमेंट के अंदर कल्टीवेशन के लिए कितनी यूज़ हो रही है, एरिया अंडर द कल्टीवेशन कितना है। इसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे कोई भी लैंड अगर हमने ठेके पे दी हुई है। मान लो किसी के पास 10 किले ज़मीन है, ठीक है, उसने क्या किया, 10 एकड़ ज़मीन है, उसने क्या किया है, 10 एकड़ में से 5 दे आर यूजिंग फॉर देम सेल्फ और 5 उन्होंने लीज आउट कर दिया। तो इसमें क्या हम बोलेंगे कि इसकी ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है? 5 एकड़ होगी यहाँ पे, क्योंकि लीज आउट है वहाँ पे, वो खुद उसको यूज़ नहीं कर रहा। सो ऑपरेशनल होल्डिंग इज़ 5, लेकिन अगर वो लैंड होल्डिंग बोलेंगे तो दैट इज़ 10। सो दिस इज़ द डिफरेंस। और अगर किसी के पास ऐसा है कि किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है बट दे आर लीजिंग इन 5 एकड़ फ्रॉम द अदर्स, तो उसकी ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी होगी? उसकी 15 हो जाएगी वहाँ पे,
वैसे तो उसकी खुद की 10 थी, 5 उसने ले रखी है किसी से, सो वहाँ पे उसकी ऑपरेशनल होल्डिंग 15 हो जाएगी। सो लीज्ड इन एंड लीज्ड आउट वर्ड का यहाँ पे क्लियर होगा, तो आपको ऑपरेशनल और लैंड होल्डिंग सिंपली का में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। उसके बाद होती है इकोनॉमिक होल्डिंग। इकोनॉमिक होल्डिंग का मतलब है वन विच कुड प्रोवाइड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द कल्टिवेटर एंड गिव फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फैमिली टू द नॉर्मल साइज। लाइक जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, मतलब वो आपको कुछ पैसा, कुछ मनी आपको कमा के दे रही है, तो वो उसकी इकोनॉमिक होल्डिंग है। क्योंकि कई बार बंदों के पास मान लो दे आर हैविंग 100 एकर्स बट दे आर नॉट अर्निंग एनी आउट ऑफ दैट, बिकॉज ये एक मतलब क्या उसे बंजर ज़मीन आप बोल सकते हैं, ऐसा होता है। राजस्थान या किसी कुछ एरियाज़ में ऐसा है कि वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो यू कांट से दैट दे आर देयर इकोनॉमिक होल्डिंग। वो इकोनॉमिक होल्डिंग नहीं है उनकी, और वो ऑपरेशनल भी नहीं होती है, दे आर जस्ट लैंड होल्डिंग आप बोल सकते हो। तो ये सारी, सो दीज आर द डिफरेंस। अब यहाँ पे फार्मर्स के टाइप लिखे हैं। फार्मर्स में आप सबको पता है कि यहाँ पे 3 या फिर 4 मेजर आप बोल सकते हो कि ये टाइप होते हैं। फर्स्ट इज़ द मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल सबसे, देखो दिखने में आपको लग रहा है कि यार कई बार ना बंदा ऐसे ही गलत कर देता है कि स्मॉल है ना, भी स्मॉल सबसे छोटा वो नहीं, मार्जिनल उससे भी छोटा होता है। मार्जिन, मार्जिन एक बहुत ही स्मॉल वर्ड, जैसे अपने यहाँ किसी चीज़ की कितनी मार्जिन है ना, तो वो उससे आप कंफ्यूज ना होके इस चीज़ को देख सकते हो कि मार्जिन सबसे छोटा होता है। इसमें जो फार्मर होता है उसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर लैंड होती है। अगर आप किसी को ये नहीं पता कि एकड़ और हेक्टेयर, तो इसमें 2.5 आप मान सकते हो कि हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ ऑलमोस्ट होता है। तो फार्मर जिसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है उसे हम बोलेंगे मार्जिनल फार्मर। स्मॉल फार्मर में क्या होता है 1 to 2 हेक्टेयर बोल सकते हो। और मीडियम फार्मर जो होते हैं वहाँ पे 2 to 4 हेक्टेयर, 2 to 4 लाइक 2 into 2.5 जस्ट 5 to 10 एकड़्स ऑफ द लैंड इज कॉल्ड दी मीडियम फार्मर। और लार्ज फार्मर में क्या होता है कि 4 एकड़ से ज़्यादा है, जिसके पास 4 हेक्टेयर से ज़्यादा है, मोर देन 4 हेक्टेयर, मतलब दे आर हैविंग मोर देन 10 एकड़्स, सो दे आर कंसिडर्ड एज द लार्ज फार्मर। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार सिंपली पूछ ले जाता है कि ये फार्मर कौन सी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम फार्मर्स हैं वो इसी कैटेगरी के आते हैं। 85 से 87% जो फार्मर हैं दे आर दी मार्जिनल द स्मॉल फार्मर्स। और उसके बाद बात करें रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, लाइक इनपुट सीड्स वाला, फर्टिलाइज़र वाला, वाटर वाला, ये सारे क्या हैं? दीज आर द रिसोर्स जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्शन के अंदर। एनीथिंग दैट एड्स इन द प्रोडक्शन दैट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स। उसके बाद रिसोर्स सर्विसेज क्या होती हैं? रिसोर्स सर्विसेज होती हैं जैसे लैंड है, लेबर है, मशीनरी है, लाइफ स्टॉक है। तो ये क्या है? द वर्क डन बाय द पर्सन, मशीन या फिर लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड द रिसोर्स। जो काम ये कर कोई बंदा है, वैसे तो मतलब अगर वो कुछ कर नहीं रहा तो वो कुछ भी नहीं, पर अगर वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करे, कुछ कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? एक रिसोर्स सर्विस हो जाएगी। वैसे वो सिंपली रिसोर्स होता है, और वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करे तो कुछ काम करे वो, तो वो क्या होगी? रिसोर्स सर्विस होगी। वर्डिंग से वैसे आप क्लियर कर सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, बट या यू शुड बी क्लियर अबाउट द थिंग्स। अब यहाँ पे देखो रिसोर्सेज 2 टाइप के लिख रखे हैं इन्होंने, फिक्स रिसोर्स लिख रखे हैं, फिक्स कॉस्ट लिख रखे हैं। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जो कि चेंज नहीं हो रहा होता टाइम के साथ, फिक्स है मतलब ये ऐसे ही रहेगा। रिसोर्स विच रिमेन एंड चेंज इरिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड द फिक्स रिसोर्स। द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द फिक्स रिसोर्स, वो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि लैंड एक फिक्स्ड रिसोर्स है, मतलब इतनी ही रहेगी, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद ये कम हो गई, नहीं उतनी पड़ी रहेगी ना, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द फिक्स रिसोर्स। कोई बिल्डिंग आपने बना दी, कोई लेबर है, परमानेंट लेबर है जिसको आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हायर कर लिया, ठीक है, परमानेंट बेसिस पे, तो वो, और इम्प्लीमेंट्स आपने खरीद लिए, तो ऐसा तो नहीं है। या वियरिंग एंड टीयरिंग विल बी देयर, वहाँ पे उसका डेप्रिसिएशन तो हो रहा होगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ तो रहेगी ना उतनी। तो दीज आर द थिंग्स। तो ये सारे क्या होते हैं? ये फिक्स रिसोर्सेज होते हैं। और फिक्स रिसोर्सेज का जो कॉस्ट आ रहा होता है, जितने भी हमने इसको लिया होता है, उस कॉस्ट को हम क्या बोल रहे होते हैं? उसको हम बोल रहे होते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे लैंड की कीमत, मतलब आपने एक एकड़ लिया तो 20 लाख की आपने ले ली उसको, तो वो उसका फिक्स कॉस्ट है कि इतना तो कॉस्ट इसका है ही है। फिर आप उसकी लेबलिंग करवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो उस पर, आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, उसकी बाउंड्रीज लगवा रहे हो, तो वो सारे क्या होते हैं? वो सारे होते हैं उसके वेरिएबल कॉस्ट। लाइक आपने 1 साल में तो 1 साल तो किया, दूसरे साल तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है वो सारी चीज़ें, तो तीसरे साल में भी माइट बी डूइंग समथिंग अदर एक्टिविटीज़ आउट ऑफ दैट, बट नो, बट द फिक्स कॉस्ट विल बी 20 लैक्स कि आपने एक बार उस पर इतने पैसे लगाए हैं। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट तो आते रहेंगे, छोटे मोटे कॉस्ट, ठीक है।
तो ये होता है फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस, यहाँ पे दोनों ही आपको क्लियर हो जाएंगे। रिसोर्सेज विच चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और कॉल द वेरिएबल, जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। कॉस्ट विच, इसके साथ जो कॉस्ट एसोसिएट होते हैं उसको क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे होते हैं। जैसे कि सीड के साथ एक साल में दूसरा सीड डाला, किसी साल दूसरा सीड डाला, तो प्राइस अलग होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट होगा। फर्टिलाइज़र अलग हो, कैजुअल लेबर आप ले रहे हो, किसी 2-4 दिन मतलब आपने लगा दिया किसी को, वहाँ पे ऐसा नहीं कि परमानेंट बेस पे किसी को हायर किया, तो वो सारी बातें। तो दीज आर द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट। आई थिंक यू आर क्लियर विद द फिक्स एंड वेरिएबल। नाउ द फ्लो रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि स्टोर्ड नहीं होते, जो कि मतलब चेंज होते, शुड बी यूज्ड एंड व्हेन दे आर अवेलेबल। अगर वो हैं तो उसे हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो वहीं पे होगा हमेशा। मतलब द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड शुड बी यूज्ड एंड व्हेन दे आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ द लैंड, लेबर या फिर मशीनरी। मतलब अगर वो चीज़ है वहाँ पे तो हम जैसे सर्विसेज ऑफ द लैंड, लेबर की जो सर्विसेज हैं हमें, जो हम लेते हैं, और मशीनरी से हम जो काम ले रहे होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये फ्लो रिसोर्सेज हैं। अगर ज़रूरत होती है तो हम लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो स्टोर्ड हो गया या कुछ, मतलब टाइम के साथ साथ वो चेंज होता रहता है। उसके बाद स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हम स्टोर कर लेते हैं। जैसे सीड है, फर्टिलाइज़र है, इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, फिर हम जब चाहें इसे हम यूज़ कर लेते हैं। विच कैन बी स्टोर्ड एंड शुड बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड। लेकिन ये वाले जो होते हैं, अगर जैसे मान लो आपने किसी से अपने खेत की वो करवानी है, मतलब आपने लैंड प्रिपरेशन करवाई है, तो बस एक बार वो होगी। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको स्टोर करके रख लोगे लैंड प्रिपेयर करवा के, फिर जब आपको फिर से लैंड प्रिपेयर तो आप उसे दोबारा से करवा रहे, नहीं ऐसा नहीं ना, फिर से लानी पड़ेगी वो चीज़। तो ये फ्लो होता है, मतलब एक बार में हो। हाउ कैन आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी ना चीज़, कि जैसे आपने लेबर हायर करी है, एक बार आपको वीडिंग करवानी थी मान लो, ठीक है, तो आपने वीडिंग करवा ली, फिर ऐसा थोड़ी कि आपने उसकी जो लेबर सर्विस है उसे स्टोर कर लिया। आपको दोबारा से वीडिंग करानी तो आपको दोबारा से वो चीज़ लानी पड़ेगी, लाइक इट कांट बी स्टोर, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, सो दिस इज द फ्लो रिसोर्स। और जो स्टॉक रिसोर्स होता है उसे आप स्टोर कर सकते हो, जब चाहे आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मोनो पीरियड रिसोर्स क्या होते हैं, मोनो पीरियड होते हैं कि सिर्फ एक ही बार वो यूज़ हो रहे होते हैं प्रोडक्शन के अंदर। जो रिसोर्स हैं जैसे सीड हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये क्या है, ओनली वंस इन प्रोडक्शन इसका यूज़ होता है। पॉलीपीरियड रिसोर्स का क्या होता है कि बार बार ये यूज़ होते हैं। जैसे लैंड होती है, उसे 1 साल 6 महीने बाद फिर से आप यूज़ करो, 6-6 महीने बाद। लेबर को, मशीनरी को, इम्प्लीमेंट्स को, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप बार बार उसे यूज़ कर रहे हो। इट इज़ द रिसोर्स विच यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ओवर द सेवरल पीरियड्स। ओके। वेरिएबल का क्या मतलब, वेरिएबल होता है जो चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ। एनी इनपुट विच कैन हैव डिफरेंट क्वान्टिटीज़ वैल्यू इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये सारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल पता है एक्स वाई जेड जो भी हम वेरिएबल मान लेते हैं, तो वही वेरिएबल। अब यहाँ पे आती है बात डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो दूसरों के चेंज होने से चेंज हो रही है। और इंडिपेंडेंट होता है कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी जो वैल्यू है वो उतनी रहेगी। जैसे मान लो आप एक इक्वेशन बना रहे हो, ठीक है, आप एक इक्वेशन बना रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट जो है, सॉरी आई कैंट राइट हियर, जो एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज़ दी फैक्टर ऑफ व्हाट, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एजुकेशन पे डिपेंड कर रहा है, स्किल्स पे डिपेंड कर रहा है, और आपके इंटेलिजेंस पे भी मान लो डिपेंड करिए। तो ये सारे फैक्टर, जैसे आपने मान लिया, आपने एक मॉडल तैयार किया, जैसे स्टैटिस्टिकल मॉडल आप बोल दो, ठीक है, कि आपने एक मॉडल तैयार किया कि ये चीज़ इस पे डिपेंड कर रही है। तो जो ये चीज़ है जो इस पे डिपेंड कर रही है, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ये जो सारी चीज़ें इस साइड पे आएंगी, सो ये सारी क्या आती है, इंडिपेंडेंट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वेरिएबल हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर वेरिएबल। जैसे कि लैंड है, जैसे कि लेबर है, सीड है, फर्टिलाइज़र है, लैंड है, ये सारे क्या है, ये सारे यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो प्रोडक्शन है, क्रॉप का जो आउटपुट है, वो क्या है, डिपेंड है, किस पे डिपेंड करे, इन सब पे डिपेंड करे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और जो फिर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट किसी भी चीज़ की आउटकम होती है, जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो, ये वहाँ पे प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, दैट इज़ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है
ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनपुट्स का आउटपुट के अंदर। इसमें हम यूटिलिटीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं। यूटिलिटीज़ पता है यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है जैसे किसी चीज़ को खाने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज़ द यूटिलिटी। किसी चीज़ को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन, दैट इज़ यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीज़ों का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई तो उसे कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने से क्या होगा, उसको यूटिलिटी मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग यूटिलिटी आउट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं, एक सिस्टेमेटिक और मैथमेटिकल वे होता है जो कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट एंड इनपुट के बीच में, या फिर इनपुट आउटपुट के बीच में, या फिर आउटपुट आउटपुट के बीच में जो भी रिलेशनशिप या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जो बनती हैं, तो वो जो उसको लाइक जिस इक्वेशन से हम दिखा रहे होते हैं ना, कि ये जैसे हमने पहले दिखाया कि एम्प्लॉयमेंट को हमने किस इक्वेशन से दिखाया, तो उस इक्वेशन से हम जिसको दिखा रहे होते हैं वो होता है फंक्शन, कि हम इसे इस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आते हैं, फिर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि जो प्लानिंग पीरियड होता है जिसमें 1 या फिर मोर रिसोर्सेज फिक्स्ड होते हैं। शॉर्ट में ऐसा होता है कि 1 या 2 फिक्स कर लेते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में होता है कि इसमें सारे के सारे रिसोर्सेज वेरी कर रहे होते हैं, मतलब चेंज कर रहे होते हैं ओवर द टाइम। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, लॉन्ग रन में तो हर कुछ चेंज ही करेगा ना। शॉर्ट में तो हम देख सकते हैं कि चीज़ों में उतना वेरिएशन नहीं आ रहा होता, लेकिन लॉन्ग रन में तो वो हर चीज़ बदलती है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। अब जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी अपने सबको पता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब कितना हमें आउटपुट मिला किसी चीज़ की इनपुट देने से, तो हम उसे कह रहे हैं कि इससे इतनी प्रोडक्टिविटी हमें आई है। तो ये एफिशिएंसी डिनोट करती है प्रोडक्टिविटी वेरियस इनपुट की, जो कि प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई। सो इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द फैक्टर यूज्ड। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि फैक्टर का क्या मतलब होता है, इनपुट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पर यूनिट ऑफ फैक्टर यूज, मतलब इनपुट यूज्ड। अब यहाँ पे टेक्निकल कॉफिशिएंट की बात करें, टेक्निकल कॉफिशिएंट में भी यही चीज़ होती है, मतलब अमाउंट ऑफ इनपुट यूज्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड दी टेक्निकल कॉफिशिएंट। मतलब ये भी एक आप इसे वही बोल सकते हो, प्रोडक्टिविटी ही बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी तो इनपुट आउटपुट की बात की है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस है ना कहने का चीज़ वो अलग है। जैसे आप बात कर रहे होते हो ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो ये थोड़ा उस टाइप का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, उससे आपको इतना रिटर्न मिला। मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, आपको 20 रुपये वहाँ से रिटर्न आता, तो ROI क्या हो गया इसका, कितने परसेंट हो गया, 20% मान सकते हो ना, कि 100 से 20 निकल रहा है तो 20% इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। वैसे ही है यहाँ पे कि अगर आपको 1 यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए, पर यूनिट ऑफ आउटपुट लेने के लिए आपको कितनी इनपुट यूज़ करनी पड़ी, तो दैट इज़ द टेक्निकल कॉफिशिएंट। तो ये थोड़ा ROI जैसे आप इसे थोड़ा उस तरीके से याद रख सकते हो। उसके बाद एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी हर बंदे को, मतलब इट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली टू सेटिस्फाई द फार्मर्स नीड्स एंड द गोल्स। वैसे आप एफिशिएंसी देखोगे तो हम किसी इंजन की एफिशिएंसी या किसी चीज़ की देख रहे हैं तो हमें भी आउटपुट इनपुट कितना दे रही है, मतलब फ़ायदा कितना निकल के आ रहा है। इस जगह पे हम ऐसा देखेंगे कि किसी रिसोर्स को हम कितना एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो बात वही है कि इससे हमें फ़ायदा कितना मिल रहा है। तो फार्मर के बेस पे लाइक उसकी नीड्स पूरी हो जाए, उसके गोल्स पूरे हो जाए, उस तरीके से बोला गया था। टेक्निकल एफिशिएंसी क्या होती है? फिर ये भी रेशियो होता है आउटपुट टू द इनपुट का, और वो जो टेक्निकल एफिशिएंसी होती है मतलब आउटपुट प्रोड्यूस यूजिंग द फ्यूएस्ट पॉसिबल इनपुट। इट इज़ अचीव्ड इफ द सेम आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द फ्यूअर इनपुट्स। इसमें वो बात है, मान लो अपने पास ना 5 हमारे पास इनपुट्स हैं और हमारे पास आउटपुट आई है, मतलब 10 क्विंटल चीज़ हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हमारे पास 5 इनपुट्स हैं। उन 5 इनपुट का जो कोस्ट, तो चलो बात की बात है 5 है, 5 में से अगर हम 3 यूज़ करके भी हम मतलब उतनी ही आउटपुट ले पा रहे हैं, या फिर 4 यूज़ करके भी हमारा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब हमारी 9 मिल रही है या हमें 8 क्विंटल मिल रही है, तो फिर हम उसे उस तरीके से यूज़ करेंगे कि हम एक को निकाल भी सकते हैं वहाँ से, क्योंकि हमें देखनी होती है ओवरऑल एफिशिएंसी कि कम से कम यूज़ करके हमें कितनी मिल रही है।
सो दिस द टेक्निकल एफिशिएंसी। उसके बाद इकोनॉमिक एफिशिएंसी या प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात करें तो इकोनॉमिक में हम मनी की बात कर रहे होंगे मेनली। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्निकल एफिशिएंसी इन द मॉनिटरी वैल्यू बाय अटैचिंग द प्राइस। फिर हम उसके साथ वहाँ पे प्राइस अटैच कर देंगे। इन अदर वर्ड्स देखेंगे तो हम रेशियो देखेंगे, वैल्यू ऑफ द आउटपुट टू द वैल्यू ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी इसे हम बोलते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी को प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी बोला जाता है। इट कैन बी अचीव वेयर द सेम आउटपुट कुड बी प्रोड्यूस एट द लोअर कॉस्ट, एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मीन्स द आउटपुट प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल इनपुट्स की बात करी थी, बिकॉज हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल, बट यू आर टॉकिंग द इकोनॉमिक। तो फिर हम यहाँ पे कॉस्ट भी ऐड कर देंगे, है ना। इकोनॉमिक में तो हमेशा पैसे की बात ही आ जाती है, तो यहाँ पे कॉस्ट हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ इनपुट्स तक उसने बात को रखा है। उसके बाद आती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे कर रहे हो चीज़ों को, मतलब बांट कैसे रहे हो चीज़ों को कि आपको वहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। इट अकर वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड मैच द डिमांड बाय द कंज्यूमर। कि जैसे कंज्यूमर मान लो आप 10-10 क्विंटल चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब आपने वीट और राइस प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे जो कंज्यूमर है उनको डिमांड है कि उनको ना 15 क्विंटल चाहिए राइस और 5 ही क्विंटल चाहिए वीट। तो आपने जो आपके रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने डिमांड को पहले देखना है कि आपका जो चीज़ आप प्रोड्यूस करें वो एलोकेट हो जाए उस तरीके से कि जो डिमांड चल रही है ना। आप इसको प्रोड्यूस करके क्या करोगे जब इसकी डिमांड ही नहीं है, तो ये एलोकेशन उस तरीके से नहीं होगा। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी होते हैं आपने उसकी नीड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को किया है। टकर वे द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस मैच द डिमांड्स बाय द कंज्यूमर, डिमांड बाय द कंज्यूमर्स। तो वो है कि आपने उसे एलोकेट कैसे करना है, उस तरीके से आपने उसको सोच के किया। इसे मार्केट एफिशिएंसी भी बोल लो या कुछ उस तरीके का भी वर्ड, वो आगे आएगा शायद, तो हम इसे कंफ्यूज नहीं करते उसके साथ। उसके बाद हमने सोशल एफिशिएंसी। सोशल एफिशिएंसी में आप प्राइवेट या फिर सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख सकते हो। कुल टू द प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम देयर कंजम्पशन, इट्स कॉल्ड द सोशल वेलफेयर। अब देखो यार, कोई फैक्ट्री आपकी लोकेलिटी में लग गई, ठीक है, तो उस चीज़ से प्रोडक्शन तो हो रहा है, वो जॉब्स भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन वो आपकी इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा डिटोरिएट करेगी उसके धुएं से या उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उससे आपको क्या, मतलब बहुत सारी डिजीज़ वहाँ पे फैल रही हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ वहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या वो जो एम्प्लॉयमेंट पैदा करी उसने, वो जो बेनिफिट वहाँ से लोगों को मिल रहे हैं, क्या वो उसके इक्वेट हो पा रही है वो चीज़ लॉन्ग टर्म में भी अगर हम देखें। तो ये होता है कि सोशल एफिशिएंसी की, इस चीज़ की सोशल एफिशिएंसी कितनी है कि क्या ये कुछ एक्सटर्नलिटी तो नहीं कॉज करी। एक्सटर्नलिटीज़ होती है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, लाइक उस चीज़ से हमें बेनिफिट तो मिल रहा है पर उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर अगर आप उसको कंपैरिजन करके देखते हो तो फिर पता चलता है कि ये तो बेनिफिशियल चीज़ नहीं है, इवन इफ इट इज़ लुकिंग बेनिफिशियल, बट नो, दिस इज़ नॉट कॉजिंग द बेनिफिट टू द एनवायरनमेंट, टू द पीपल, टू द locality. So in that case that is not efficiently working. So this is about the social efficiency. उसके बाद आते हैं चॉइस इंडिकेटर। चॉइस इंडिकेटर क्या होते हैं कि यार्डस्टिक इंडिकेटिंग विच ऑफ 2 or more अल्टरनेटिव मैक्सिमाइज अ गिवन एंड। तो चॉइस इंडिकेटिंग का जो रेशियो होता है, जैसे कि प्राइस रेशियो लगा लो, MRTS लगा लो, MRPS लगा लो। अब ये मैं कैसे बताऊँ उनको, वैसे इसको आगे एक्सप्लेन किया कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन। इसमें देखो ये सब्सटीट्यूशन की बात ही करी है। देखो पता क्या है कि इस चीज़ को सब्सटीट्यूट करके आपने किसी और चीज़ की जो इनपुट ऐड करी, मान लो 4-5 चीज़ें थी आपके पास, फिर आपने इनमें से 2 हटा दी, फिर एक चीज़ और है इसमें ऐड कर दी, तो आपकी जो आउटपुट है उस पर आपको क्या फ़र्क पड़ा। सो दिस इज़ अबाउट द सब्सटीट्यूशन की किसी चीज़, चॉइस इंडिकेटर है ना, कि इस चीज़ को हटा के किसी दूसरी को चूज़ करके आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोल रहे होते हैं, चॉइस इंडिकेटर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है कि एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है और सभी इनपुट्स के ऊपर, इनपुट सर्विसेज के ऊपर, किसी भी क्रॉप, किसी भी एक यूनिट एरिया के अंदर क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए आपका कितना कॉस्ट वहाँ पे लग रहा है, तो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और फिर यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इसमें बहुत लोगों को हो जाती है कन्फ्यूज़न। इसमें देखो, अब यहाँ पे कल्टीवेशन की बात जब आएगी तो दैट इज़ इन विद रिस्पेक्ट टू द लैंड, कि हम 1 हेक्टेयर पे कितना कॉस्ट आ रहा है, 1 एकड़ पे कितना कॉस्ट आ रहा है। लेकिन जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आएगी तो उसमें हम देख रहे होते हैं पर क्विंटल पर केजी, कि 1 क्विंटल को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, 1 केजी को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आ रहा है। तो ये दोनों बात आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन है तो प्रोड्यूस मतलब हाउ डू यू विल प्रोड्यूस इन क्विंटल्स एंड द केजीज। तो आपको वहाँ से सीधा कुछ भी कन्फ्यूज़न ये होनी, मतलब आपको सिंपली वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्शन के लिए और उसको, और ये कल्टीवेशन है, तो ऑब्वियसली यू विल बी टॉकिंग अबाउट द लैंड हेयर। तो यहाँ पे फिर हम लैंड की बात देख रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं कन्फ्यूज़न, कॉस्ट की बात हुई है कि कितना कॉस्ट आ रहा है। उसके बाद ऑप्टिमैलिटी की बात हम करते हैं। तो ऑप्टिमैलिटी क्या होता है, इट इंडिकेट अ लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर द नेट प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम, कि किसी चीज़ की ऑप्टिमम यूज़ हो गया है, मतलब भी जितना हम वहाँ से निकाल सकते थे चीज़ हमने वहाँ से निकाल लिया उतना चीज़, कि नेट प्रॉफिट वहाँ पे हमारा मैक्सिमम हो गया है। उसके बाद हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो इट इज़ अज्यूम टू बी स्टैंडर्ड मोटिव ऑफ द फर्म इन द प्राइवेट सेक्टर। हर ऑब्वियसली इवन इन आवर फार्म हमारा यही मोटिव होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है, कि मार्जिनल कॉस्ट जो आ रहा है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आ जाए। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, अब मार्जिनल कॉस्ट होता है कि एक यूनिट, किसी चीज़ की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो कॉस्ट आ रहा है, तो हमारा जो आउटपुट जो आ रहा है, मतलब हमारा जो रिवेन्यू वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो भी उसके इक्वल, मतलब दोनों इक्वल तरीके से बढ़ रहे हैं, कि हम इसकी 1 यूनिट और प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारा उतना ही ऐड हो रहा है। जब दोनों ये इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ की 1 यूनिट को ऐड करने से ना आपका जो रिवेन्यू है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जब हम प्रोडक्शन कर्व्स की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किसी फर्म या कुछ वो तरीका, मतलब किसी फैक्ट्री की बात नहीं करें, हम एग्रीकल्चर की बात करें। कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जब हम कोई इनपुट ऐड कर देते हैं ना एक्स्ट्रा, तो ज़रूरी नहीं होता कि उससे आपका रिवेन्यू बढ़े, वो कम भी हो जाता है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं है हम टॉक्सिसिटी कॉज करें लैंड के अंदर, आपकी जो लैंड है वो डिग्रेड ही होएगी उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्शन कर्व की बात करते हैं जिसमें रैशनल इरेशनल जोन्स की बात आती है, तो ये उस तरीके से आप इसको सोच सकते हो कि प्रॉफिट मैक्सिमम ज़रूरी नहीं आपका हमेशा हो, जिस स्टेज तक हो रहा होता है दैट इज़ दी MC=MR जब है तो, या वहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है। उसके बाद अगर आप कुछ भी ऐड करे हो मार्जिनल चीज़, मार्जिनल, तो फिर हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट डिपेंड्स। सो दिस इज़ दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने से प्रोडक्शन पे जो आ रहा है कॉस्ट, दैट इज़ दी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू भी ये होता है एडिशनल, इट इज़ दी एडिशन टू द टोटल वेन्यू एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 more यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिन में हमेशा एक ही यूनिट ऐड या कुछ भी करेगा वो, तो ये बात याद रखना कि मार्जिन वर्ड यहाँ पे क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फार्म एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, इट इज़ अ पर्सन जो रिकॉग्नाइज करता है, ऑपरेट करता है फार्म बिजनेस को और रिस्पॉन्सिबिलिटी वियर करता है किसी भी बिजनेस की। और फार्म मैनेजर क्या होता है, ये एक पर्सन होता है जो कि अपॉइंटेड किया गया होता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, फिर वो उसको मैनेज करवा रहा होता है। इसको आप ओनर भी बोल सकते हो, सीधी सी बात है। उसके बाद हम बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ द टोटल प्रोडक्ट एंड देन इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड देन इज़ द एवरेज प्रोडक्ट। ये बातें अब क्लियर होनी ज़रूरी है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारा सम होता है आउटपुट का जो कि प्रोड्यूस होती हैं बहुत सारे इनपुट्स को यूज़ करके, जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, सम ऑफ आउटपुट्स। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एडिशनल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है बाय एडिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। तो इसमें हम जब हम मार्जिनल की बात करेंगे तो तब हम ना चेंज की बात करें तो जिसमें हमेशा डेल्टा लगाएंगे, ठीक है। जब हम एवरेज की बात करेंगे तो उसमें चेंज की बात नहीं करें, तो उसमें टोटल की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें डेल्टा ऐड नहीं होता। कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूज हो जाती है, मतलब मैं तो इसको ऐसे याद रखती हूँ कि जब भी मार्जिन की बात आएगी ना मार्जिनल की, तो उसमें चेंज की बात आएगी, बिकॉज यू आर एडिंग आर सब्सट्रैक्टिंग द 1 यूनिट। तो आप चेंज ही करके देख रहे हो ना उस चीज़ में, तो मार्जिनल में हमेशा चेंज की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो एवरेज होता है वो चेंज नहीं होता, वो टोटल होता है, ठीक है। और वैसे भी टोटल और तो होता ही है, फिर एवरेज। तो ये तीनों आई थिंक आपको इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है, सम ऑफ आउटपुट
इसमें एडिशनल क्वांटिटी लाइक डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसमें क्या है, रेशियो है ये टोटल प्रोडक्ट का टोटल इनपुट से है, तो ये भी प्रोडक्ट ही और इनपुट ही, लेकिन इसमें क्या है, चेंज है, और इसमें क्या है, टोटल है, याद रखना। अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये डिफाइन करा होता है परसेंटेज चेंज को। पहले हम सिर्फ चेंज देख रहे हैं, अब हम परसेंटेज देख रहे हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी में क्या बातें आ जाती हैं, परसेंटेज की आती हैं। वैसे भी देखी होगी बहुत सारी इलास्टिसिटी होती है ना, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी, ये सारी बातें। इफ़ यू आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स यू नो दिस बेसिक थिंग्स, बट इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन इट्स ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज़ को कि इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनेगी। इट डिफाइन द परसेंटेज चेंज इन आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनपुट। सो इसे क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे। अब आपको ये पता है कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट या फिर परसेंटेज चेंज इन इनपुट को हम दूसरी टर्म में, ये ना लास्ट में जाके ये निकल के आ जाएगा एम पी अपॉन ए पी। वो कैसे आ रहा है दैट वी कैन सी, यू डोंट नीड टू ड्राइव इट, क्योंकि आप थोड़ी किसी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप इससे डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो कि एम पी अपॉन ए पी या फिर एम पी पी अपॉन ए पी पी भी होता है, ये जब आप प्रोडक्शन कर्व में आ जाओगे। लेकिन है वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपली, सो आप एम पी अपॉन ए पी या फिर एम पी पी अपॉन ए पी पी याद रख लो। तो इसमें क्या है, जैसे हमने देखा परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, तो हमने यहाँ पे आउटपुट लिख लिया डेल्टा वाई अपॉन वाई सिंपली, सो डेल्टा एक्स। जब आप इसको ऐसे इक्वेट करोगे, ठीक है, फिर आप इसको चेंज करके लिखोगे, फिर आप इसको पूरा रीअरेंज करते हो ना, तो वो फिर चीज़ें किसके इक्वल हो जाती हैं, एम पी और ए पी की इक्वल हो जाएंगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होता है दैट इज़ एम पी पी अपॉन ए पी पी होता है, ठीक है। उसके तो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर फर्स्ट चैप्टर, एंड नाउ वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉज ऑफ रिटर्न में यहाँ पे 3 लॉज आते हैं। वन इज़ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एंड देन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, एंड देन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। इसमें क्या है कि बोला जाता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर कांस्टेंट जो होता है वो मार्जिनल रिटर्न राइज फॉल या फिर रिमेन कांस्टेंट के अंदर, लाइक हम इसे किस बेस पे देख रहे होते हैं, हम इसे मार्जिनल के बेस पे देख रहे हैं कि एक यूनिट ऐड करने से बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर उतना ही रह रहा है, तो फिर उसी को हम नाम दे रहे होते हैं। इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग देन इट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न, इफ इट इज़ डिक्रीजिंग इट इज़ डिक्रीजिंग, एंड इफ इट इज़ रिमेनिंग कांस्टेंट देन इट इज़ कांस्टेंट रिटर्न। तो मार्जिनल के बेस पे हम देखेंगे। तो फिर मैं पहले आपको करके दिखा देती हूँ कि इंक्रीजिंग रिटर्न कैसे होता है। देखो देखो यहाँ पे ना एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उनने क्या डाला, इनपुट डाली, यहाँ से आउटपुट आई 0 डाली तो ऑब्वियसली है ना, फिर उन्होंने इनपुट डाली 5 तो आउटपुट क्या आई 25, फिर 10 75। अब क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज देखो आप, इनपुट का कितना आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे कितना आ रहा है 5। फिर नेक्स्ट पे अब चेंज देखो, हाउ you're looking the change, you're looking the change by if you can write it by x1 x2 x3 x4 x5 x6 है ना। तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 जब आप करोगे ना, इसलिए ये 5 आ रहा है। फिर यहाँ पे 10 में से आप 5 माइनस करोगे, इसलिए ये 5 आ रहा है 15। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना कितना है 5 का है ना, तो दैट इज़ बाय द डेल्टा एक्स इज 5 5 5, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना, तो ये 5 5 आ गया। तो दिस दी मार्जिनल इनपुट यहाँ पे आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देख लिया, चेंज हमने देख लिया। अभी हम आउटपुट में देखेंगे, आउटपुट में हमने कैसे देखा, ये 0 है, उसके बाद ये 25 है, एंड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा वाई यू विल सी इट 25 में से ये गया तो 25, फिर ये गया तो 50, फिर यहाँ पे देखा डिफरेंस तो कितना आया 75, एंड इसमें देखा तो 100, फिर इसमें देखा तो 150। सो दिस इज़ हाउ डेल्टा वाई इज़ कैलकुलेटेड, ठीक है। फिर आपको पता चल गई ये बात। उसके बाद फिर आपको ये बात तो पता ही थी कि मार्जिनल रेट कैसे निकालना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके। तो फिर आपने इसको जब डिवाइड किया तो इसकी 25/5 किया तो 5, फिर 50/5 किया तो 10, 75/5 किया तो 15, 100/5 किया तो 20, एंड देन 150/5 किया तो 30। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो आपके पास क्या निकल के आ गया है, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ गया, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। देखो फिर उन्होंने कर्व कैसे बनाया, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट लिख दिया उन्होंने। इनपुट में भी उन्होंने देखो जब ये 5 है तो ये कितना है 25 है, जब ये 10 है तो 1575 है, यहाँ पे डेल्टा 5। अब इसका जो स्लोप है व्हाट इट इज शोइंग, डेल्टा वाई 5 शो कर रहा है,
ये इतना शो कर रहा है डिफरेंस कर्व को, हाउ दिस इज, जब ये 400 है तो ये 25 है। देखो ये आप इनपुट और आउटपुट को यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, फिर उसके बाद जो कर्व निकल के आएगा ये वाला चीज़। तो अब यहाँ पे देखो, इसको आप जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द वैल्यू लाइक हाउ इट इज़ मूविंग। 5 था, 10 था, 15 था, 20 था, 30 था, तो ये कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है ना। और लुक द रेट हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग, द डिफरेंस दैट इज़ कमिंग, पहले 5 का, 5 का, 5 का, फिर 10 का। तो मतलब कैसा डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट रेट से वहाँ पे इंक्रीज ही कर रहा है। तो इसलिए व्हाट इज़ दिस एग्जांपल इज शोइंग इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ पे उसने इसको दिखा रखा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो स्लोप है कर्व का, इट विल गो स्टीपर 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 होता जाएगा जैसे जैसे यूनिट्स ऐड होती जाएंगी। और इसकी जो शेप है दैट इज़ दी कन्वेक्स टू द रीजन। देखो देखो देखो, यहाँ पे ना दो शेप होती हैं, अगर आपको पता हो ये चीज़, क्वाड्रेंट वाली चीज़ पता होगी कि अगर ये इसकी ऊपर की साइड मूव कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से इधर को है इसका, तो ये कन्वेक्स होता। और अगर ये ऐसा होता, ऊपर से नीचे को ऐसा होता, तो ये कन्केव होता है। मिरर आपको पढ़े होंगे ना, मिरर आपने, ये बाहर की साइड निकला हुआ है, फिर ये अंदर की साइड ऐसे होता है, तो वो वाली चीज़ है। अब यहाँ पे ये देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमेशा बढ़ ही रहा है। तो ये क्या है, द law of increasing return state that this ratio will go on increasing as more and more units of inputs are added. So this law operates in the economic where the non-human and non-animal power resources जैसे कि water, wind power, steam, electricity, atomic energy, ये सारे के सारे यूज़ होते हैं। ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाइड होता है, खुद ही वो चीज़ ऐसी हो रही होती है। एग्रीकल्चर के अंदर दिस लॉ नॉर्मली ऑब्जर्व एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन कर्व की बात करते हो ना, तब उसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे आप कोई चीज़ इनपुट ऐड कर रहे हो, जैसे जैसे एक मार्जिनल इनपुट आपने ऐड करी है, वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये एक स्टार्टिंग के केस में होता है, हाँ मतलब ऑल द टाइम ऐसा नहीं हो रहा होता। लेकिन जो नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन एनिमल जिसके अंदर नहीं है, नेचुरल जो चीज़ें हो रही होती हैं नेचर के अंदर, उसमें जैसे कि वाटर के अंदर, विंड पावर के अंदर कोई चीज़ ऐड हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी, उसमें वो चीज़ बढ़ती जाती है। इफ़ यू आर एडिंग समथिंग, इफ़ यू आर एडिंग एनी इनपुट, द आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग एंड इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। उसका कोई एंड नहीं, उसको कभी कम नहीं होगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, नथिंग। सो ऐसा जो लॉ होता है वो एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रोडक्शन में लगता है, हमेशा नहीं लगता। ये बस एक मतलब आप इसमें एग्रीकल्चर की बात नहीं कर सकते, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अब देखो कांस्टेंट रिटर्न में क्या हो रहा है कि इसमें एवरी एडिशनल या फिर मार्जिनल यूनिट जो ऐड कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन, उसके अंदर कांस्टेंट ही रह रहा है। इसमें देखो आप इनपुट में इसने एक 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 ऐड किया, तो आउटपुट में इसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30 मतलब 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो, इसमें डेल्टा एक्स की देखेंगे तो एक एक वैल्यू बढ़ ही रही है। इसमें कितनी कितनी बढ़ रही है, इसमें 5 बढ़ रही है, तो इसमें क्या आएगा, 5 5 5 सबका बराबर आएगा। तो इसमें क्या चीज़ है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रही है आपकी। तो इसमें क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, इसलिए यहाँ पे जो साइंस है वो क्या है, इक्वल हो गए हैं। दिस प्रोडक्शन फंक्शन स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशनशिप हैविंग द सेम स्लोप थ्रू आउट द इंटायर स्टेज। इसमें जो स्लोप है वो सेम है, ठीक है। अब कोई बंदा कह देगा स्लोप 0 है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, 0 नहीं आप इसे बोल सकते। कांस्टेंट में स्लोप 0 नहीं होता, स्लोप तो होता है पर वो सेम होता है, ठीक है। The law of constant return state that the ratio of delta y upon delta x will remain constant as more and more units of input is added. And this law is operating in where? Manufacturing industry, where the non-human like machineries play greater role. ये भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, ऐसा एग्रीकल्चर के अंदर नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। इसमें क्या है कि हर यूनिट, एडिशनल यूनिट ऐड करने से क्या हो रहा होता है कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है ना वो प्रीवियस प्रोडक्शन से कम हो रहा होता है। इसमें देखो जैसे आपने ये इनपुट देखी, इनपुट में तो उसने क्या किया है, कॉन्स्टेंट 10 से ऐड कर दिया, ठीक है। मार्जिनल इसका भी 10 आ रहा है। लेकिन अब जब आउटपुट की बात आ रही है
तो फर्स्ट इट वाज 5 to 140 and then the change was 90 and then 70 and then 50 40 30 20. So this output is decreasing over the time with the addition of one additional unit of input. से क्या हो रहा है, जो marginal output है वो एक वो कम कम होती जा रही है and then the rate is also what, the rate is also decreasing, right? See the change, first it was 9 then 7 5 4 3 2. So ये भी क्या हो गई है, कम हो गई है. So when you plot when you plot in a graph, see how the changes will be. जब ये 0 था तब ये कितना था, 50 था. जब ये 0 है ये 50 है. उसके बाद this is 10, so this is 140. So you go at 10 to the 140. See then after इसको प्लॉट करने से आपको पता चलेगा कि ये एक कनकेव शेप यहाँ पे ले रहा है. जो पिछला वाला था उसने कैसी शेप लाई थी, कन्वेक्स शेप लाई थी, ठीक है. डिक्रीज में क्या होता है, कनकेव शेप यहाँ पे लेके आते हैं. सो ये जो रिलेशनशिप है इसमें क्या था, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, इंक्रीज के साइन थे, फिर इक्वल के साइन थे. अब क्या है, डिक्रीज के साइन है. तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न. सो दिस लॉ डिक्रीजिंग रिटर्न स्टेट क्या कर रहा है कि जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ इनपुट इज एडेड. सो दिस लॉ ऑपरेट वाइडली इन द एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी, बिल्डिंग इंडस्ट्री, और जिधर भी ह्यूमन और एनिमल जो हैं वो मतलब उन्हीं की पावर याद, मतलब मोस्टली दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़. तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है. प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न आने शुरू हो जाते हैं. जैसे एग्रीकल्चर में अगर आप इनपुट ऐड करते जाओगे ना अपने फील्ड के अंदर, जितनी चाहिए ही नहीं, तो ऑब्वियसली योर प्रोडक्शन विल गो डाउन, क्योंकि आपका कॉस्ट इतना बढ़ गया कि आपको कुछ प्रोड्यूस करके फ़ायदा ही नहीं हो और आपकी जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं. तो वो बात यहाँ पे हो जाती है. माइनिंग भी किसी चीज़ को जितनी ज़्यादा करोगे तो फिशरी में भी ऐसा, बिल्डिंग मतलब हर, ठीक है. उसके बाद बात करें इन द एक्चुअल दीज 3 लॉ और ओनली 3 आस्पेक्ट्स ऑफ 1 लॉ. ये एक ही लॉ के 3 आस्पेक्ट हैं. वो 1 लॉ जो है दैट इज़ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि डिफरेंट वेरिएबल्स को आपने किस किस प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ किया है कि आपकी ये जो आउटपुट है वो ऐसे आ गई है. तो ये एक ही लॉ के 3 यहाँ पे टाइप आप बोल सकते हो. इट रिप्रेजेंट द 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम लॉ. इज ऑल्सो नॉन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न. उसके 3 जो स्टेजेस बन रही हैं, एक बार में तो इंक्रीजिंग है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीजिंग है. तो वो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, इसका कहने का क्या मतलब है कि जो मार्जिनल रिटर्न है, मार्जिनल रिटर्न मतलब एक यूनिट ऐड करने से जो रिटर्न आना था वो क्या है, वो डिमिनिशिंग हो रहा है. डिमिनिशिंग मतलब क्या है, कम हो रहा है वो विद द टाइम आफ्टर इंक्रीजिंग द 1 एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट. सो ये वर्डिंग आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का क्या मतलब है कि डिमिनिश हो रहा है मार्जिनल रिटर्न आफ्टर एडिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट. तो ये इसी लॉ के 3 रूप हैं. फर्स्ट इट इज़ इंक्रीजिंग, देन इट बिकम कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग. वैसा ही हमारा प्रोडक्शन कर्व भी होता है, ठीक है. वो जब आएगा तब हम उसको देखेंगे. अब इसमें जो इन्होंने लिखा हुआ है, वो जो हमने पीछे सारी बातें पढ़ी हैं, दैट इज़ रिटन इनटू द ग्राफिकल फॉर्म. तो आप एक ही नज़र के अंदर इसे देख सकते हो कि इसमें मार्जिनल रिटर्न राइज हो रहा है, इसमें क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, इसमें फॉल हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है कि एडिशनल यूनिट से मार्जिनल यूनिट ऑफ इनपुट एड्स मोर टू द टोटल प्रोडक्शन इन द प्रीवियस यूनिट. इसमें एड्स इक्वल करता है, इसमें एड्स लेस करता है, इसमें कम कर देता है. फिर आप जब इसे दिखाओगे तो यू विल राइट इट लाइक विद द इंक्रीजिंग साइन, विद द इक्वल साइन, विद द decreasing sign. And then if you plot the curve, then it will go in convex shape, the straight line, and the concave shape. And it is written like convex, straight, concave. And this is involved the non-human and non-animal activities, like जैसे आप पावर रिसोर्सेज की बात करें जो कि सेल्फ एडजस्टमेंट से हो रही हैं चीज़ें, तो उसमें ऐसा हो रहा होता है कि बढ़ता ही जाता है. और जो नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़, एक मशीनरीज, वो सारी इसमें जो ग्रेटर रोल जो प्ले कर रही होती है उसमें कांस्टेंट रह रहा होता है. और जो ह्यूमन एक्टिविटी और एनिमल वाली चीज़ें हो रही होती हैं उसमें क्या होता है, ये डिक्रीज़ हो रहा होता है. एग्रीकल्चर के अंदर जो है इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है. इनिशियल स्टेज में आप कितना कुछ डालते जाओगे उतना ही प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, बट आफ्टर अ सर्टन स्टेज इट विल स्टार्ट फॉलिंग
और ये होती है मिडिल स्टेज कि वहाँ पे जाके वो चीज़ रुक जाती है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा होता। फिर अगर आप कुछ और करोगे तो लेटर स्टेजेस के अंदर योर प्रोडक्शन विल फॉल। सो दिस द लेटर स्टेज। सो इफ़ यू वांट टू सी द प्रोडक्शन कर्व को इन तीनों से, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग से आप देखना चाहो तो आप एक नज़र में उसे कंपेयर कर सकते हो कि प्रोडक्शन कर्व ऐसा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन द एक्चुअल दीज थ्री लॉ, द थ्री एस्पेक्ट ऑफ वन लॉ, जो पहले भी हमने देख लिया किसका है, वेरिएबल प्रोपोर्शन का है। वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद हम बात करें कोस्ट की। यहाँ पे 7 कोस्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, हमारा जो चैप्टर 3 है उसके अंदर। कोस्ट क्या रेफर करते हैं, कोस्ट रेफर टू द मनी वैल्यू ऑफ द एफर्ट एक्सपेंडेड या फिर सेक्रीफाइस जो किए गए हैं इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, आर रेंडरिंग अ सर्विस, आर अचीविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी भी चीज़ की सर्विस लेने में, मतलब यू वेंट टू द सैलून एंड यू वांट टू कट योर हेयर, आपने सर्विस रेंडर करी ना उसकी, तो आपको कितने पैसे देने पड़े। वैसे ये बात हमें करनी थी, हमें एग्रीकल्चर की बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट लाइक यूज़ द इरिगेशन सप्लाई ऑफ 1 पर्सन। 2-4 घंटे के लिए आपने यूज़ करी है तो फिर आपको उसको पैसे देने हैं, तो आपने सर्विस ले ली ना वहाँ से, तो आपको पे करना है। तो किसी चीज़ को, सर्विस को यूज़ करने के आपको कितना पे करना पड़ा, तो वो आपका वहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा। या फिर आपने एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव आपने अचीव करना था, उस पर आपके कितने पैसे लगे। ऑब्जेक्टिव आपका था अचीव करना, मतलब आपने लैंड प्रिपरेशन करनी थी, इसको ऑब्जेक्टिव मान लो। या फिर आपने एक पर्टिकुलर टारगेट बना लिया कि मुझे इतनी ईल्ड अचीव करनी है, उसके आपके कितने पैसे लगे। तो दीज आर द कॉस्ट। मतलब इतना कोई हार्ड नहीं है डेफिनेशन, इसका याद यूज भी नहीं करना, ऐसे ही बस आप देख लो। यहाँ पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो हैं वो 2 मेजर फैक्टर। I think I'm feeling tired.